बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति द्वारा रचित कवित्त रत्नाकर के श्लेष वर्णन शीर्षक से अवतरित कुछ छंदों का। आज का जो हमारा प्रस्तुत छंद है वो कवित्त रत्नाकर की पहली तरंग से लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, सेनापति द्वारा रचित कवित्त रत्नाकर में 5 तरंग हैं जिन्हें हम समझने की दृष्टि से अध्याय मान सकते हैं। कवि ने पहली तरंग में श्लेष वर्णन किया है। दूसरी तरंग का संबंध श्रृंगार वर्णन से संबंधित है। वहीं तीसरी तरंग में कवि ने ऋतु का वर्णन किया है। चौथी तरंग रामायण वर्णन से संबंधित है और 5वीं तरंग का संबंध राम रसायन वर्णन से संबंधित है। तो इस तरह हम आज कवित्त रत्नाकर की पहली तरंग श्लेष वर्णन शीर्षक से अंतर्गत प्रस्तुत कवित्त छंद का अध्ययन कर रहे हैं। छंद इस प्रकार है। राखति न दोषे पोसे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है, जोए पद मन को हरस उपजावती है, तजे को कन रसे जो छंद सरस्वती है, अक्षर हैं विशद करति उसे आप सम, जाते जगत की जड़ताऊ विनसती है, मानो छविता की उद्वत सविता की सेनापति, कविता की कविताई बिलसती है। प्रस्तुत छंद में कवि ने श्लेष वर्णन के माध्यम से एक ही छंद में अपनी कविता की विशेषताओं का वर्णन किया है। वहीं उसने प्रकारांतर से सूर्य के उदित होते ही इस संसार में क्या क्या परिवर्तन दृष्टिगत होने लगते हैं उसका वर्णन प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम हम कविता के अर्थ में इस छंद का अध्ययन करेंगे या स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। राखति न दोषे पोसे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है। कवि सेनापति कहते हैं कि मानो उसकी छवि के उदय होते ही, अर्थात कविता की रचना करते ही कविता किस प्रकार से बुद्ध जनों के बीच में, विद्वत लोगों के बीच में शोभित होती है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो कविता किसी भी प्रकार के दोष नहीं रखती, अर्थात काव्य में जो दोष गिनाए गए हैं उन दोषों से कवि की कविता रहित है और जो छंद शास्त्र के लक्षणों को पुष्ट करती है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार के छंद दोष भी नहीं पाए जाते हैं। और बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है, अर्थात जो विद्वान कवि हैं उन कवियों के कंठ में ही वह कविता बस जाती है, अर्थात उस कविता का प्रभाव इतना अधिक रोचक और मोहक है कि उस कविता को सुनते ही ऐसे कवि जो सहृदय रसिक जन हैं उनको वो कविता कंठस्थ हो जाती है। जोए पद मन को हरस उपजावती है, अर्थात पद देखने पर ही जो मन को हर्ष उत्पन्न करती है, अर्थात उनका चित्त प्रसन्न हो जाता है। और तजय को कन रसे जो छंद सरस्वती है, कर्ण रस से जो कविता छंद को भूषित करती है उसे कौन छोड़े, अर्थात
कवि के द्वारा जो रचित छंद या कविता है वो कानों को सुनने में इतनी अच्छी लगती है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का छंद दोष नहीं है, अर्थात वो अपने निर्माण वाले छंद से ही कवियों को या सहृदयजनों को प्रभावित कर लेती है। वे हर्ष से भर जाते हैं। अक्षर हैं विशद करति उसे आप सम, अक्षर सुंदर हैं अर्थात ऊख के रस के समान जो रस उत्पन्न करती है। छंद को देखिए, अक्षर हैं विशद करति उसे आप सम। उसे का यहाँ पर जहाँ सूर्य के अर्थ में उषा काल आएगा वहीं यहाँ उसे का अर्थ है ऊख अर्थात गन्ना। कि कवि की कविताई में अक्षर इतने विशद हैं, यहाँ विशद से मतलब है अक्षर इतने सुंदर और प्रभावकारी है वर्ण विन्यास। करति उसे आप सम, कि वह जिस तरह से गन्ने का रस पान करते ही लोगों का मुख और कंठ मीठा हो जाता है, अर्थात वे उस रस की मधुरिमा से मिठास से तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही कविता को सुनते या पढ़ते ही वो कविता की मिठास से, उसके माधुर्य से अभिभूत हो जाते हैं। जाते जगत की जड़ताऊ विनसती है, जिस कविता को सुनते ही संसार की जड़ता अर्थात संसार का अज्ञान दूर हो जाता है। मानो छविता की उद्वत सविता की सेनापति कवि की कविताई विलसत है। कवि सेनापति कहते हैं कि मानो छंद की छवि के उत्पन्न होते ही अर्थात कविता की रचना करते ही या कविता का अध्ययन करते ही लोग उस कविता को सुनने और पढ़ने के बाद सभी के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती। उद्वत सविता ज्ञान का भी सूचक है, तो उन लोगों में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। सेनापति कविता की कविताई विलसती है। सेनापति जी कहते हैं कि मानो सेनापति कवि की कविता इस प्रकार सुशोभित होती है साहित्य जगत में। तो इस तरह हमने सर्वप्रथम इस छंद के जो अर्थ निकल रहे हैं श्लेष अलंकार के माध्यम से, प्रथम अर्थ कविता या काव्य के संदर्भ में किया। अब हम इस छंद का दूसरा अर्थ लेंगे जो सूर्य से संबंधित है। सूर्य पक्ष में अर्थ है कि जिस सूर्य के उदय होने की छवि मात्र से रात्रि नहीं रहती अर्थात रात्रि विनष्ट हो जाती है, जो रात पोसे पिंगल के लक्षण को अर्थात जो रात्रि की पीतकालीन आभा होती है, उस पीतकालीन आभा को भी ये सूर्य की रोशनी जो है वो पुष्ट करती है। किसके माध्यम से? बुध तथा शुक्र आदि तारों के माध्यम से। क्योंकि माना जाता है नक्षत्र विज्ञान में कि उषा काल के समय ही बुध तथा शुक्र नामक नक्षत्रों का उदय होता है। कवि ने पीत वर्ण के माध्यम से उसी बुध और शुक्र नक्षत्रों का संकेत दिया है। देखने पर कमलों को भी वह हर्ष से भर देती है अर्थात प्रसन्न कर देती है। और सूर्योदय के समय जैसा कि आप जानते हैं कि कमल विकसित होते हैं। सूर्य के उदित होने वाली छवि को देखकर कोक भी उसको नहीं तजता अर्थात उसी से सूर्य का मंडल अर्थात उसका छंद सुशोभित होता है। जिस छवि को कोक बहुत प्यार करता है, कोक यानी चकवी, उसी सूर्य से सूर्य मंडल शोभायमान है। आकाश स्वच्छ है, उषा को अपने समान कर लेती है अर्थात उषा थोड़े समय बाद सूर्योदय के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अक्षर है विसत करति उसे आप सम, जाते जगत की जड़ताऊ विनसती है।
और उषा काल के बाद जैसे ही सूर्योदय की बेला आकाशमंडल में आती है, उसी समय सारे संसार की जड़ता विनष्ट हो जाती है, अर्थात सारे संसार में चहल पहल व्याप्त हो जाती है। इस सूर्योदय के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि मानो सूर्य के जो उदित हुए सूर्य की जो छवि है, जो शोभा है, या जो सूर्य उदयकालीन सूर्य का जो सौंदर्य है, ठीक उसी तरह से सेनापति कवि की कविताई अर्थात उनका कवित्व संसार इस साहित्य संसार में विलासता है या सुशोभित होता है। तो इस तरह प्रस्तुत छंद में हमने देखा कि कवि ने किस प्रकार एक ही छंद में कविता और सूर्य के पक्ष में दो अर्थों का संयोजन करके अपनी कवित्व शक्ति का अनूठा परिचय दिया है। प्रस्तुत छंद में श्लेष से पुष्ट उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि अंतिम पंक्ति को देखें, मानो मानो शब्द आया है जो उत्प्रेक्षा अलंकार का सूचक है। इसके साथ साथ जाते जगत की जड़ताऊ विंसति है के स्थान पर जगत की जाते जड़ताऊ विंसत है पाठ होने से इस कवि का इस छंद का और अधिक प्रवाह हो सकता है। किंतु प्राचीन छंदों में, प्राचीन जो संकलन हैं कवित्व के, उनमें इसी को अधिक माना गया है। भाषा ब्रज है और जैसा कि इस शीर्षक से संबंधित ये छंद है, श्लेष वर्णन कवि ने पूरी क्षमता के साथ श्लेष अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया है। धन्यवाद।